Good morning, everyone. In the last lecture, we have talked about the characteristics. हमने क्लासिफिकेशन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कही थी. Nowadays, we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms. And what are some concrete examples of such characteristics used for a hierarchical classification? तो इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखे हैं, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट वन इज अ यूकैरियोटिक सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स including a nucleus which allows cellular processes to be carried out efficiently in isolation from each other. Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in very different ways, and this would have an effect on every aspect of cell design. So guys, देखो आप, हमारे पास जो सेल्स हैं, आपको पता है कि दो तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. एंड एज यू नो गाइज, यूकैरियोटिक सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, साथ साथ में न्यूक्लियस भी होता है. तो उसका जो बायोलॉजिकल पाथवेज होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल से अलग होगा. This would have affect every aspect of the cell design. Further, nucleated cell would have the capacity to participating in making a multicellular organism because they can take up specialized functions. तो उसके साथ साथ में यूकैरियोटिक सेल जो होंगे वो मल्टीसेल्युलर बॉडी भी बन सकते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस नहीं हो सकता. देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी a basic characteristics of classification. तो न्यूक्लियस हमारे लिए एक न्यूक्लियस होना या नहीं होना वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है. तो बेस्ड ऑन दिस न्यूक्लियस प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसके हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास दो तरह के सेल्स बनते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल वो बैक्टीरियास अभी भी उसी तरह से हैं, सिंगल सेल्युलर बॉडी, जबकि यूकैरियोटिक सेल कैन बी फॉर्म मल्टी सेल्युलर बॉडी. मतलब हमारे बॉडी के सेल के अंदर जो सेल्स होंगे, हमारे बॉडी में जो सेल्स होंगे वो सारे यूकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल हमारे बॉडी में नहीं होते हैं. नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो डू द सेल्स अकर सिंगली और आर दे ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप. Cells that group together to form a single organism use the principle of division of labor. In such a body design, all cells would not be identical. Instead, groups of cells will carry out specialized function. This makes a very basic distinction in the body design of organism. As a result, an amoeba and worm are very different in their body design. तो अब समझो कि आपने कहा कि भाई सिंगल सेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर, वो तो हमने देखा, चलो ठीक है. नाउ मल्टी सेल्युलर हैं तो क्या वो सिंगल रहेंगे या ग्रुप में रहेंगे? ग्रुप में रहेंगे तो क्या किसी एक फंक्शन को वो कंप्लीट करेंगे, मतलब उनके अंदर लेबर डिवीज़न देखने को मिलेगा. लेबर डिवीज़न मतलब क्या होता है कि किसी एक ग्रुप को कोई एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन दिया जाएगा और वो उनको वही काम करना है जिसको हम लेबर डिवीज़न कहते हैं. तो एक पूरा एक ग्रुप मिलकर कोई एक काम कंप्लीट करेंगे. इंडिविजुअल सेल नहीं होगा यहाँ पर, नंबर्स ऑफ ग्रुप्स मिलकर कोई एक काम को कंप्लीट करते हैं. जबकि सिंगल सेल्युलर बॉडी या तो यूनिसेल्युलर बॉडी में क्या था, एक ही सेल था, तो जो भी करना है वो यही करेगा, एक ही सेल करेगा. तो यू कैन नॉट फाइंड सम वर्क डिवीज़न या तो लेबर डिवीज़न इनटू द ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, क्लैमिडोमोनास, बिकॉज दे आर सिंगल सेल्युलर बॉडी. तो उनमें आपको इस तरह की कुछ घटना नहीं देखने को मिलेगी. इसीलिए अमीबा और वॉर्म्स की कंपेयर देख करें तो पता चलेगा कि दोनों की अलग अलग बॉडी डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी. देन डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? बीइंग एबल टू प्रोड्यूस वंस ओन फूड वर्सेस हैविंग नो
versus having to get food from outside would make very different body design. अब देखो कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बारे में हमने सोच रहे हैं कि क्या कोई ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद क्रिएट करता है, खुद प्रोड्यूस करता है. अगर करता है तो वो आप उसको जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, और अगर नहीं करते तो वो हीटरोट्रॉप्स. अब दोनों का बॉडी डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि एक वो है जो सिंपल मटेरियल को एब्जॉर्ब करके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, और एक ग्रुप वो है जो इस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को खाकर उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करता है. एक में सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने की कैपेसिटी है, और एक ग्रुप ऐसा है जो इसलिए नहीं कर सकता है. तो दोनों का बॉडी डिज़ाइन देखो तो बिल्कुल अलग होगा. प्लांट्स और एनिमल्स देख लो तो आपको उसमें सिमिलरिटीज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं. एंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांट, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी. अब अगर हमने ये देखा कि हाँ पे चलो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करने वाले क्या सारे सेम हैं? नहीं. आप देखो उसमें ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग होगा. कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, किसी में सिर्फ लीव्स होंगे, किसी में रूट्स, लीव्स, स्टेम सब कुछ होगा, किसी में ये सारे प्रोसेसेस, सारे ऑर्गन्स नहीं देखने को मिलेंगे. तो उनका बॉडी डिज़ाइन किस तरह से डिफ्रेंशिएटेड है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा. और इसके साथ में अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो हैं उसके केस में हाउ डज़ द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स, एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फाउंड इन द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट फंक्शन. तो अगर आप एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स तो नंबर्स ऑफ हैं, हमारे आसपास सारे एनिमल्स हैं. आप छोटी चींटी ले लो तो वो भी एक एनिमल है, बड़ा हाथी ले लो तो वो भी एलिमेंट है, हम खुद एक एलिमेंट है. तो नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स एनिमल्स जो हैं वो हमारे आसपास में होंगे. तो क्या सबका ये सारे एनिमल्स जो हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन सेम होंगे, बॉडी डेवलपमेंट सेम होगा, सेम टू सेम पार्ट्स होंगे? तो किस तरह से उनका बॉडी डिज़ाइंस हैं, किस तरह से ऑर्गन्स के फंक्शंस करते हैं वो देखना पड़ेगा. तो हियर we can see that even in these few questions that we have asked, a hierarchy is developing. The characteristics of body design used for classification of plants will be very different from those important for classifying animals, and this is because the basic design are different, and based on need to make their own food or acquire it. Therefore these design features are to be used to make subgroups rather than making broad groups. तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे कि भाई यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोटिक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ऐसे कुछ क्वेश्चन में भी हमने देखा हायरार्की को डेवलप होते हुए. तो इट मीन्स दैट कि आप देखो कि कुछ ये अलग अलग जो हमने पॉइंट्स उठाए वो अलग अलग पॉइंट्स आपको क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं, जिससे आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं. क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो नहीं कर सकते एनिमल्स होंगे. फिर हम उनके डिज़ाइन के बारे में देखेंगे, ये भी क्या वो थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, वो हम देखेंगे. तो वो प्लांट्स के अंदर देखा जाएगा. एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जैसे स्केलेटन है कि नहीं है तो अंदर है या बाहर है, एंडोस्केलेटन है या एक्सोस्केलेटन है. ऐसे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, नंबर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर्स ऑफ हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, और जिससे हम ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंदर फिर सब ग्रुप्स बनाते जाएंगे, और इस तरह से क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे सामने आएगा. So now the question is classification and evolution. So all living things are identified and categorized on the basis of their body design in form and function, and some characteristics are likely to make more wide-ranging changes in the body design than others. There is a role of time in this as well.
So once a certain body design comes into existence, it will shape the effect of other subsequent design changes. Simply because it is already exist, in other words, characteristics that come into existence earlier likely to be more basic than characteristics that have come into existence later. तो अब हम जब क्लासिफिकेशन इवोल्यूशंस की बात करते हैं तो समझो कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके बॉडी डिज़ाइन से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज्ड कर सकते हैं, उनके फॉर्म फंक्शन से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं. सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक टू मेक वाइड रेंजिंग चेंजेस इन द बॉडी डिज़ाइन. कुछ कैरेक्टर्स, आप जैसे मैंने कहा कि आप हाथी ले लो और चींटी ले लो, तो आप देखेंगे कि इन दोनों में कोई सिमिलरिटीज़ है ही नहीं. वाइड रेंजिंग, दोनों अलग अलग किस्म के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे. तो जब ये इवोल्यूशन होता है, मतलब हम चेंजेस के बारे में बात करते हैं, जब नई नई बॉडी डिज़ाइंस एग्जिस्टेंस में आती हैं, तो जो पुराने या पहले आए हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा फंडामेंटल होंगे. जो लेटर बाद में आए हैं उसकी कंपेयर में वो ज़्यादा फंडामेंटल होंगे. मतलब वो कैरेक्टर्स जो पहले आया है वो बाद में आने वाले कैरेक्टर्स की कंपेयर में ज़्यादा मजबूत कैरेक्टर बनेगा. दिस मीन्स दैट क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू द इवोल्यूशन. अब आप समझो इवोल्यूशन क्या हुआ. इवोल्यूशन मतलब क्या? इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भी ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें धीरे 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 चेंजेस आते आते नए टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिले. अब जैसे कि अर्थ के ऊपर कुछ अरबों साल से लाइफ हैं, अरबों साल से लाइफ है. इट डजंट मीन्स दैट कि ह्यूमन भी अरबों साल से, ह्यूमन को आए तो कुछ 1-2 लाख साल हुए हैं. ह्यूमन को इवॉल्व हुए कुछ 1 to 2 lakhs हुए होंगे ईयर्स. तो इससे पहले कहाँ था वो? तो था ही नहीं. इससे पहले कहाँ था मतलब वो था ही नहीं. तो नहीं था तो मतलब कि ये इवॉल्व हुआ है. तो धीरे 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 ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं और उसी चेंजेस के रिजल्ट्स में आपको नए नए ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. तो मोस्ट लाइफ फॉर्म्स दैट वी सी टूडे हैव अराइजन बाई accumulation of the changes in body design that allow the organism possessing them survive better. तो आज की तारीख में जो आपको ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, आप कोई एक एनिमल को पसंद कर लो, उस एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो, तो उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उसकी लाइफ को सर्वाइव करने में उसको हेल्पफुल होंगे. कोई भी आप ले लो. तो जैसे आप देख लो भाई, हाथी हैं तो हाथी की लंबी सी नोज़ क्यों है? तो उससे वो दूर दूर तक प्लांट की टहनियों में से भी वो फूड को तोड़कर खा सकता है. उसी तरह से आप कोई जैसे आप कार्निवोर्स ले लो तो उसके दांत देखो वो मजबूत होंगे, क्लोव्स मजबूत होंगे, उसमें स्पीड होगी. तो वो शिकार करने वाले हैं तो उनके लिए सब कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेंगे. तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर इवॉल्व होने लगे. सो चार्ल्स डार्विन ने बात कही थी इन द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन 1859 में. उसमें उसने ये इवोल्यूशन के बारे में बताया था.